गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से सारे आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट करें क्या? ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। फॉर अ प्योर सब्सटेंस इन गैसियस फेज टू बी लिक्विफाइड द गैस हैज टू अंडरगो इनिशियल कूलिंग बिलो। देखिए कहता है कि एक प्योर सब्सटेंस है और उसमें गैसियस फेज में हम अगर हैं तो उसको लिक्विफाई करना है तो गैस को किस इनिशियल कूलिंग के अंदर जाना पड़ेगा? क्रिटिकल स्टेट, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन या ट्रिपल लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए बेटा। ओके ग्रेट। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट तो एक क्रिटिकल स्टेट होती है जहां पे जाके हम क्या कर देते हैं, लिक्विफाई करते हैं, जहां पे हमारे पास फेज दोनों एक साथ आते हैं, लिक्विड और वेपर फेज दोनों एक साथ आते हैं, क्रिटिकल स्टेट उसे कहते हैं। चलिए व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन एंट्रोपी? एंट्रोपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? एंट्रोपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हमारे पास यहाँ पे है सॉलिड, फेज, लिक्विड और गैसियस। तो कौन सा पहले आएगा? सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा, गैसियस की ज्यादा, किसकी ज्यादा और कम होगा? इसके बारे में आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सा एंट्रोपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है? एंट्रोपी को डिक्रीजिंग, अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह में आप बात करोगे तो हमारे पास हमेशा रैंडमनेस की बात करते हैं, एंट्रोपी की बात करते हैं तो रैंडमनेस की बात करते हैं। तो गैसियस फेज में जो रैंडमनेस होती है वो ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और सॉलिड में और ही कम होती है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए? गैसियस फेज, उसकी एंट्रोपी ज्यादा, फिर लिक्विड फेज की, फिर उसके बाद सॉलिड फेज की। तो इस तरह से एंट्रोपी जो है वो आप एक ऑर्डर में लगा सकते हैं, हमारे पास एंट्रोपी का एक ऑर्डर बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें सी, बी और ए, सो बी इज द राइट आंसर। सी का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम और ए का उससे कम एंट्रोपी होती है। चलिए आगे। The entropy always increases for an isolated system and when the equilibrium is reached it is, कहता है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करती है आइसोलेटेड सिस्टम की। एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी बढ़ती है एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? इट इज मैक्सिमम, सेम एज इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट या मोर देन इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट या जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए इसके बारे में, जल्दी से सोचिए इसके बारे में। जी बेटा, तो हमारे पास ये कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती ही रहती है। तो हमारे पास इसके अंदर जब इक्विलिब्रियम आता है तो यही जो होता है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है बेटा। वो कहां पे पहुंच जाता है? मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पहुंच जाता है, मैक्सिमम स्टेट में पहुंच जाता है। इसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। ओके चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ये भी पढ़ ले बेटा, ये चीज अच्छी है। एंट्रोपी एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, वो क्या है? इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, वो विल टेंड टू इंक्रीज ओवर द टाइम, बढ़ती ही रहती है, अप्रोचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जाके मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है एंट्रोपी की। तो हमारे पास टोटल एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो यूनिवर्स की है वो लगातार ही बढ़ती रहती है। और इसमें एक और जो हमने बात समझनी है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी काम करने लायक है या नहीं है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। जितनी ज्यादा एंट्रोपी हमारी होगी उतनी ज्यादा लो ग्रेड एनर्जी होती जाएगी। तो हमारे पास डी ग्रेड होती रहती है एनर्जी जो है, वो डी ग्रेड होती रहती है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी डी ग्रेड होती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को।
कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है। चलिए आगे, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन T1 एंड T2। कहता है कि एक कार्नोट इंजन है वो ऑपरेट कर रहा है T1 और T2 के बीच में। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर बाय T एंड डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर बाय T, कहता है कि अगर हम सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दे T से और सिंक का कम कर दे T से, हाउ इज द एफिशिएंसी इन बोथ केसेस रिलेटेड। तो बोथ दोनों केसेस में अगर हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दे और हमारे पास सिंक का टेम्परेचर कम कर दे तो दोनों अलग अलग केसेस है। सोर्स का अगर बढ़ाएं तो हमारे पास एफिशिएंसी का क्या चेंज आएगा, और अगर सिंक का टेम्परेचर कम कर दे तो हमारे पास एफिशिएंसी का क्या चेंज आएगा। एफिशिएंसी पहले में ज्यादा होगी और दूसरे में कम होगी, या पहले में कम होगी दूसरे में ज्यादा होगी, दोनों में इक्वल होगी, या नन ऑफ दीज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी। हाँ सरस्वती सीख रही है। देखिए तो हमारे पास इस केस में होता क्या है, हमेशा याद रखें बेटा, हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा फायदा मिलता है हमें। सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है, तो हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी अगर सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएं। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हमारे पास जब सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, अगर आप सिंक का टेम्परेचर कम करोगे तो नहीं, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी ऐसा नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस केस में ज्यादा बढ़ेगी, पहले वाले केस में ज्यादा बढ़ेगी एफिशिएंसी। ओके चलिए, in a surrounding the amount of irreversibility of a process undergone by system is determined by। कहता है कि अगर सराउंडिंग में इरिवर्सिबिलिटी आती है, अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल होगा या नहीं होगा, कितना होगा, और प्रोसेस अंडरगोन बाय सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। तो किसके सिस्टम के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी इरिवर्सिबिलिटी है, कितनी इरिवर्सिबिलिटी है। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ इन यूनिवर्स, एंट्रोपी डिक्रीज ऑफ यूनिवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइव आया करें, तो ज्यादा से ज्यादा हमें भी मजा आता है। तो आप सबको यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइव, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो लाइव आइए और एमसीक्यू कीजिए। ओके मेरे बच्चा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो आपको अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक मिनट बेटा, आपको ऑप्शन ही दे देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लो जी बेटा, इस पे क्लिक कर दीजिए 35 पे। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। टाइप पे देखिए पोल का ऑप्शन आ रहा है, उस पे क्लिक कर दीजिए, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बेटा, शाबाश तीन अलग अलग आंसर मेरे बच्चे। एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स की इंक्रीज देखें, एंट्रोपी कितनी इंक्रीज हो रही है, तो हम बता सकते हैं अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कितना इंक्रीज हो रहा है यूनिवर्स में। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इन एन ऑटो साइकिल R is compression ratio and gamma is adiabatic index. Which relation define the air standard efficiency? फॉर्मूला बताना बेटा, और कुछ नहीं करना, आपके सामने फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अगर तो रट्टा मार रखा है फॉर्मूले का तो अभी बता दीजिए। 36 का लीजिए, ABCD। ठीक है, टिक कर दो बेटा फॉर्मूले पे। फॉर्मूला सबको याद है, सबको याद है फॉर्मूला, शाबाश। सो फॉर्मूला आपके सामने बेटा, बेटा ये इसको हमेशा याद रखना है हमने, 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। तो A इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला तो आपको मतलब वैसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए आगे, फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर, सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर and temperature which cycle will have highest efficiency। highest efficiency किसकी होगी, तो ये हमने करा हुआ है इसके बारे में, है ना, 37 का लीजिए बेटा, तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर है,
तो इस केस में हमने क्या करा हुआ है, अगर तो कंप्रेशन रेशियो आता है तो ऑटो को जिता देना है, अगर कंप्रेशन रेशियो की बात नहीं आती तो आपने डीजल साइकिल को जिताना है। ड्यूल हमेशा बीच में रहेगा और डीजल और ऑटो के बीच में लड़ाई चलती है। तो आपको बता रखा है मैंने, अगर यहाँ कंप्रेशन रेशियो लिखा होता कहीं पे तो आपने ऑटो को सबसे मैक्सिमम जिताना था, अगर कहीं कंप्रेशन रेशियो नहीं लिखा हुआ तो आपने डीजल साइकिल को जिता देना है। ठीक है, ड्यूल तो वैसे ही बीच में रहता है। ठीक है, ड्यूल तो वैसे ही बीच में है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ एनी रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स रिजर्वायर एंड सिंक रिजर्वायर डिपेंड ऑन। तो एफिशिएंसी किसी रिवर्सिबल इंजन की ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स से रिजर्वायर एंड सिंक रिजर्वायर डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड, temperature of source reservoir only, temperature of both reservoir, the nature of working fluid and temperature of both reservoir। तो इसका ए बी सी डी ऑप्शन आप सोचिए, इसके बारे में जल्दी से आप इस पे क्लिक कर दीजिए। लीजिए बेटा, 15 सेकंड है आपके पास, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखो, हम जब बात करते हैं एफिशिएंसी की, ठीक है, जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एनी रिवर्सिबल इंजन, तो रिवर्सिबल इंजन जब बात करते हैं ऑपरेटिंग कर रहा है, वो किस पे ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है वो बिटवीन सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, बिटवीन सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। तो मेरा बच्चा इसके केस में आपने जो आंसर दिया है उसमें आपने वर्किंग फ्लूइड को भी बीच में डाल दिया। आपने फॉर्मूला याद करो, आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला आप देखते हो ना, तो फॉर्मूला आप देखते हो तो उसके अंदर हमारे पास क्या आंसर आता है कि सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको फॉर्मूला करवा रखा है, उसके अंदर आपने क्या देखा है कि सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी और के ऊपर। तो टेम्परेचर ऑफ बोथ रिजर्वायर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर हम देखते हैं, लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, इसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर की बातें होती हैं। बस एफिशिएंसी हमने देखनी है तो उसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर की बातें होती हैं। सो जिन्होंने डी आंसर दिया बेटा वो थोड़ा सा पढ़े इन चीजों को, डी आंसर जिन्होंने दिया है। चलिए, what is the state at which phase change occur without a change in pressure and temperature is known as। वो स्टेट बताइए जिसके अंदर फेज चेंज होता है विदाउट चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेशर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फेज चेंज हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है। जल्दी से बताइए बेटा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए ए बी सी डी पे, शाबाश। तो क्रिटिकल स्टेट इज द राइट आंसर। जब हम देखते हैं हमारे पास इस तरह से आता है बेटा, ये पॉइंट जो होता है क्रिटिकल स्टेट होता है, वहां पे प्रेशर का चेंज करने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं, लिक्विड जो है वो गैसियस फेज में आ जाता है। चलिए आगे, what value of dryness fraction represent the dry saturated state of vapor। ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर को कौन सा दर्शाता है? ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? लीजिए बेटा, इसको क्लिक कीजिए। थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा सोचने लायक है, ज्यादा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी भी तो क्लिक कर दो यार। चलो शाबाश, ना ही किया करो आप तो क्लिक। 100 इज द राइट आंसर। देखो, आप कहोगे सर क्या कहते रहते हैं, तो मेरा बच्चा हमारे पास हम जब बनाते हैं इस तरह से, ये देखो, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट यहां होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो होती है वो हम यहां पे देते हैं, ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर। तो ये रहा, यहां पे एक्स कितना होता है? एक्स होता है 1, और उसको हम परसेंटेज में बोले तो 100%, 100% हमारे पास होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है, मतलब हमारे पास जो है 100% वेपर्स हो जाते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में कौन सा कंट्रीब्यूट करता है? कंप्रेशन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, या नन ऑफ दिस? लीजिए 41 का, अभी तो हमने वो फॉर्मूला किया है बेटा ऑटो साइकिल का ना,
तो ऑटो साइकिल का अभी अभी फॉर्मूला किया है, तो आपने अभी बता देना जल्दी से। ओके ग्रेट। सो कंप्रेशन रेशियो इज द राइट आंसर। कंप्रेशन रेशियो इज द राइट आंसर। कंप्रेशन रेशियो की हम देखते हैं तो हम जो फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें कंप्रेशन रेशियो की बातें आती है, तो इसलिए वहां पे आता है। इफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैज सीओपी ऑफ 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोअर टेम्परेचर टू द हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर? तो लोअर और हायर का बताना है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का पूछा बेटा, ठीक है, मतलब इसका कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की है, तो ध्यान रखना इसको। लीजिए 30 सेकंड बहुत है आपके लिए, इसके लिए सोचिए थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं करवाता हूं, नहीं तो आपको फिर जल्दी से क्विक। करना कैसे है वो अगर आपको पता है तो आप इस सी को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1। चलो काम खत्म हो गया आपका। तो मेरा बच्चा हमारे पास सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दे रखा है। तो सबसे पहले सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या है? वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या डिसाइड इफेक्ट क्या है? अपॉन वर्क डन। मतलब आप डिजायर क्या कर रहे हो, आपकी इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? इच्छा है हमारी लोअर टेम्परेचर बनाने की। रेफ्रिजरेटर है तो हम लोअर टेम्परेचर बनाना चाहते हैं, लोअर टेम्परेचर बनाना। वर्क डन क्या होगा? हायर माइनस लोअर, दैट्स इट। इसमें और तो कुछ नहीं करना, बस टीएल को नीचे ले आइए बेटा। टीएल को नीचे ले आइए। कैसे नीचे? ऐसे, टीएल नीचे आ जाएगा, टीएल के नीचे टीएल भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें से मेरा बच्चा, हम इसको काट देंगे, ठीक है, और रह क्या जाएगा? 1 अपॉन टी एच माइनस टी एल माइनस 1। तो ये सीओपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है? वो है 6। वो है 6, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे? इसको उल्टा कर दो बेटा, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब हमारे पास 1/6 कर दो, इसको 1/6 कर दो, और ये कर दो टी एच अपॉन टी एल माइनस 1। इस -1 को इधर ले आइए, ठीक है, इस -1 को इधर ले आइए। तो मैं क्या करूंगा? 1/6 प्लस 1, तो ये आ गया +1 हो गया, इक्वल टू टी एच अपॉन टी एल। टी एल, तो अब मेरे पास ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया 6 प्लस मतलब 7 आ जाएगा, ये 7/6 टी एच अपॉन टी एल। लेकिन हमने पूछा क्या है? हमें पूछा है, ये देखो, हमें पूछा है रेशियो ऑफ लोअर टू द हायर। हमारे पास है हायर टू लोअर, उल्टा कर दो बस, लो टी एल अपॉन टी एच कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 6/7। तो 6/7 इज द राइट आंसर। 6/7 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, 6/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्योंकि बेटा एक बार कर लोगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा, सो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार आपके आंखों के आगे से निकल जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। आगे देखिए, which of the below stated are properties of a PMM2? मतलब हमारे पास परपेचुअल मोशन मशीन 2 के हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी है? व्हेन नेटवर्क इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क एफिशिएंसी इज 100%। कहता है वह नेटवर्क जो है वो इक्वल आ जाए किसके? हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क एफिशिएंसी इज 100%, वो हो जाए 100%। सेकंड है हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रेजरवायर ओनली, कि एक हीट रेजरवायर हमारे पास हो। और थर्ड है इट वायलेट्स केल्विन प्लैंक लॉ। और फोर्थ है इट इज हाइपोथेटिकल मशीन, ये एक हाइपोथेटिकल मशीन है। तो इसमें से कौन से आंसर सही है? 1 2 4, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सारे सही है? चलिए, आपके पास ऑप्शन है, आपने PMM2 का बारे में बताना है, PMM2 के बारे में बताना है, 43 का। लीजिए बच्चे, बताइए जल्दी से।
हाँ जी बेटा, टाइम ओवर। चलो मेरा बच्चा ये सारे सही हैं, 1 2 3 4 सारे सही हैं। ये भी बात सही है कि नेटवर्क इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, तो हम देखते हैं कि नेटवर्क जो है नेट हीट एब्जॉर्ब के इक्वल है, और एफिशिएंसी जो है कह रहा है कि 100% है। ये भी हमारे पास इस क्या होता है पीएमएम2 का। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रेजर्वायर ओनली, कि एक ही हीट रेजर्वायर है बस, ठीक है, एक ही हीट रेजर्वायर है, दूसरा है ही नहीं है। ये भी बात सही है। केल्विन प्लैंक को भी वायलेट करता है, हाइपोथेटिकल मशीन भी है। ये चारों स्टेटमेंट सही है। आप में से किसी ने डी आंसर नहीं दिया, डी आंसर किसी ने नहीं दिया। चलिए आगे, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस, आज का सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है, 44 का। चलिए बेटा, तो ये बताइए, द वेट ऑफ मशीन इज इन 1 टन, वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज 1 टन, रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन, या नन ऑफ दिस। सो सी इज द राइट आंसर। शाबाश, आज का सबसे आसान क्वेश्चन था कि हीट एक्सट्रैक्शन जो है वो हो रही है, वो 1 टन है। चलिए आगे, व्हाट इज द रेशियो W by Q, W by Q, उसको हम क्या कहते हैं, इज नॉन एज एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, स्पेसिफिक कंजम्पशन, स्पेसिफिक वर्क ट्रांसफर, या वर्क रेशियो, क्या कह देंगे इसको? 45 का, दीजिए बेटा 45 का। चलिए बताइए 45 का। थोड़ा सा जल्दी करें बेटा, थोड़ा सा जल्दी करें। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी सारे आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है। साकेत क्षत्रिय, आप भी आंसर दें बेटा, सारे आंसर दें, सारे बच्चे आंसर दें। अरे मेरे बुल्लल्ला, कहां लेके जाऊं आपको, कहां लेके जाऊं सबको। अगर इसका राइट आंसर नहीं दे रहे हो, और आप हैरान हो जाओगे, आप में से किसी ने आंसर सही नहीं दिया। यार मतलब W by Q क्या है? वर्क आउटपुट है, Q इनपुट है, तो हमारे पास वो क्या होती है? एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ए इज द राइट आंसर बेटा, ए इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक कंजम्पशन की बात तो है ही नहीं, स्पेसिफिक वर्क ट्रांसफर नहीं होता कुछ ऐसा। हम वर्क रेशियो की बात करते हैं, वहां तो पॉजिटिव हमारे पास होता है कि नेट वर्क कितना है और पॉजिटिव वर्क कितना है, ठीक है, इस तरह से देखते हैं हमारे पास। उसकी तो जरूरत ही नहीं है इसकी, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वाज द राइट आंसर। मुझे लगता था कि यार ये आसान क्वेश्चन है, इनके बच्चे कहेंगे सर ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो हमें आते हैं, आप मुश्किल वाले करवाइए। मैं तो ये चाहता था कि आपको मुश्किल वाले करवाऊं, आप में से कोई बच्चे उठ के आएंगे फिर सर यार बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ये तो हमें तो आते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था आपकी तैयारी अभी इतनी नहीं है, अभी आपको टाइम लग सकता है, अभी आपको टाइम लग सकता है बेटा। हमें अगर कंपटीशन लड़ना है तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगे जैसे बच्चों का खेल हो। ये सर ये तो आसान है, घुमावदार क्वेश्चन आप बता दीजिए, आसान तो हम कर लेंगे। आप ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं निकल के सामने आ रही। व्हाट प्रोसेस डज कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ? कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, जल्दी से बताइए। पढ़ा जा रहा है ना ये ऑप्शन बेटा, थोड़ा सा ब्लर है मे बी, तो ये आप बताइए, बताइए बेटा। 2 isothermal, 2 adiabatic, 2 isothermal, 2 constant volume, 2 isothermal, 2 constant pressure, 2 constant pressure and 2 constant volume. So ये कैसा है? कार्नोट का, कार्नोट का। प्रमोद, सरस्वती, पद्मलोचन, राजू शर्मा, राजू कुमार शर्मा, साकेत, सारे बच्चे बेटा रिप्लाई करा करो, क्यों नहीं करते हो? मैं अकेले अकेले का नाम बोल रहा हूँ, आप सारे बच्चे, ठीक है, जिनका नाम नहीं बोल रहा वो भी आप समझ लो बेटा, सब सारे रिप्लाई तो करा करो। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया करो, गलत पता लग जाता है कि आप गलत कर रहे हो तो मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करता हूं, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी हमारी चलती है कि बच्चे किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, उसी लेवल के हमें कराना पड़ता है। चलिए आगे,
What is the temperature at which the system goes under a reversible isothermal process without heat transfer? तो वो टेम्परेचर बताइए जहां पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जाता है विदाउट हीट ट्रांसफर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, रिवर्सिबल टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर. तो जल्दी से बताइए बेटा. 47 का लीजिए बेटा, क्लिक कर दीजिए 47 पे. जल्दी से बेटा. बात समझ आई है आपको? बात समझ आई है या नहीं, पहले वो बताओ. अगर तो बात समझ आई है तभी आपको फायदा है, नहीं तो नहीं फायदा आपको करने का. कि ये फायदा क्या है आपको. अगर आपको बात ही नहीं समझ आई है, मुझे लगता है आपको शायद बात नहीं समझ आई. वो बात क्या कह रहा है उसको सुनो ध्यान से. हीट ट्रांसफर कर रहा है आइसोथर्मली. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको किस टेम्परेचर पे कर सकते हैं, समझो बात को. What is temperature at which a system undergoes a reversible isothermal process without heat transfer? हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है और वहां पे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं. तो वो मेरा बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होता है. जो काम होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होता है. तो आप में से मोस्टली बच्चों ने क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है. क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं मेरा बच्चा. क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हम जो हीट ट्रांसफर हम विदाउट हीट ट्रांसफर तो वहां करते हैं. हीट ट्रांसफर तो हम करते हैं, तो ऐसा नहीं है आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर. तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तभी आपको समझ आएगा. अब डेफिनेशन देखोगे, केल्विन स्केल की डेफिनेशन देखोगे, उसमें हम देखते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है तो वहां पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आता है. तो सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस में विदाउट हीट ट्रांसफर में जाएगा. हीट ट्रांसफर में जाएगा तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही जाएगा. ठीक है मेरा बच्चा, आइसोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही जाएगा. चलिए आगे. हाउ इज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन रिलेटेड टू कंप्रेशन रेशियो? आईसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी जो है वो कंप्रेशन रेशियो से कैसे मैच करती है, मतलब इंक्रीज करती है कंप्रेशन रेशियो के साथ या डिक्रीज करती है, में इंक्रीज और डिक्रीज या रिमेन सेम. तो हमारे पास इसका राइट आंसर आप बताएंगे. लीजिए बेटा 48 का जल्दी से बताइए बेटा. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन. चलिए ठीक है. तो ये बेटा क्या राइट आंसर है इसका? इंक्रीज करती बेटा. थर्मल एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज करती है आईसी इंजन की कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने में. हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना चाहते हैं. देखो आप देखोगे तो डीजल इंजन में हमारे पास कंप्रेशन रेशियो हाई होती है. हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ही इंजन में प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पे डेटोनेशन की प्रॉब्लम आने लग जाती है, नॉकिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है. और ये नॉकिंग की प्रॉब्लम जो है हमें रोक देती है कि कंप्रेशन रेशियो मत बढ़ाओ. नहीं तो कंप्रेशन रेशियो हम चाहते हैं बढ़े. कंप्रेशन रेशियो बढ़ती है तो हमें फायदा मिलता है उसकी एफिशिएंसी में, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें रोक देती है कि बेटा रुक, यहां से इससे ऊपर नहीं जाना. तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये क्या हो, कंप्रेशन रेशियो बढ़े और थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ती है. चाहते हैं हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएं, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज बढ़ाने की. चलिए. ऑल द प्रोसेसेस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर अज्यूम्ड टू बी. हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, तो ये मैं ना ही पूछूं, ये तो हमारे पास क्या है रिवर्सिबल. हम देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हम लगाते होते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही लगाते हैं. Waters flow through a turbine in which due to friction there is temperature from 30 डिग्री to 35 डिग्री. तो हमारे पास कहता है कि एक वाटर टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक किया, लेकिन वहां पे फ्रिक्शन थी, उसके कारण टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री बढ़ गया. इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस, हीट ट्रांसफर अगर नहीं हम टेक प्लेस कर रहे, तो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर? तो एंट्रोपी के चेंज में क्या, अब देखो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको हम जैसे टीचर को कराना चाहिए. ये क्वेश्चन है जो हम जैसे टीचर को करवाना चाहिए कि बेटा आपको मैं करवा दूंगा ये क्वेश्चन, आप टेंशन मत लेना. लेकिन आप तो आसान वाले क्वेश्चन को गलत करोगे तो भाई साहब मैं कहां जाऊंगा आप सबको लेके. ठीक है चलिए.
जितने झल्ले मेरे पल्ले हैं। आप अगर ऐसी बातें करोगे कि आसान क्वेश्चन के गलत जवाब दोगे तो मजा नहीं आता हमें, ठीक है, मजा नहीं आता। चलिए देखिए हमारे पास इसका करना कैसे है वो देखिए मेरा बच्चा। हम पहली बात तो हम कर क्या रहे हैं उसके बाद हम समझो। डीएस हम निकालना चाहते हैं, एंट्रोपी का चेंज। एंट्रोपी का चेंज वो होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन करते हैं डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी। अब लेकिन डी क्यू क्या है हमारे पास, वो क्या है, चेंज ऑफ हीट। तो हम जब हीट देखते हैं वो होता है फॉर्मूला एम सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी। लेकिन एम क्या, वन ले लेते हैं हम, एम वन ले लेते हैं, मतलब यूनिट के लिए लेते हैं, एक यूनिट के लिए। तो एम अगर वन आ जाए तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, सीवी डेल्टा टी, सीवी डेल्टा टी। और हमारे पास टी अमाउंट नीचे आ गया। अब ये क्या है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये सीवी बाहर निकाल दीजिए बेटा, सीवी बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे वन बाई टी की डेल्टा टी के साथ, जैसे हम करते हैं ना बेटा वन बाई एक्स की डीएक्स के साथ इंटीग्रेशन, वो क्या होती है लॉग एक्स, लॉग एक्स। इस तरह से ही करते हैं हम। और ये हमारे पास दो टेम्परेचर के बीच में कर रहे हैं, कहां से, T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक। इसी तरह ये T1 से लेके T2 तक दो टेम्परेचर के बीच में हम करते हैं। तो हमारे पास मेरा बच्चा T1 से T2 तक। अब इसका अगर करेंगे तो वो आ जाएगा लॉग टी, लॉग टी, T1 से लेके T2 तक। इस तरह से लोअर और हायर टेम्परेचर की बातें करते हैं हम, लोअर और हायर टेम्परेचर की बातें करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा CV लॉग हायर टेम्परेचर माइनस लॉग लोअर टेम्परेचर। और हम इसको लॉग को ऐसे कैसे लिखते हैं, अगर माइनस में हो तो वो डिवाइड में हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, डिवाइड में, लॉग T2 अपॉन T1। बस अब हो गया काम खत्म। अब जाकर काम खत्म हुआ है। अब सीवी जो है हम जब देखते हैं हमारे पास क्या है, वाटर, वाटर का आता है 4.18, सीवी होता है 4.18, ये याद रखने वाली बात है। और लॉग T2, T2 मतलब टेम्परेचर है हमारे पास। अब टेम्परेचर जो है हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। अब हायर टेम्परेचर हमारे पास है 35 डिग्री, और इसमें 273 ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा 7, ये 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 3, 308 हो गया। तो 308 ये हो गया, और उसमें से 5 और माइनस कर दो, 303 आ जाएगा। लीजिए मेरा बच्चा, अब ये लॉग निकालना ये कैलकुलेटर का काम है। और अगर आपको बिना कैलकुलेटर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, वैसे तो डालते नहीं है मेरे बच्चे, मैं बताता हूं, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन डालते नहीं है विदाउट कैलकुलेटर, जो सॉल्व नहीं होते उनको डालते नहीं है। लेकिन अगर डालते हैं तो सीरियसली आपको लगता है कहीं सर ऐसा क्वेश्चन आ गया और मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर, क्योंकि CBT 1 में नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कभी ना कभी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन 2 में अगर आपको आता है ऐसा क्वेश्चन तो वहां